केबीसी के संग लाइव डिबेट रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संध्या 7:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी के लाइव डिबेट कार्यक्रम चुनावी जंग केबीसी के संग में। मैं हूं विनय झा। इस कार्यक्रम के दौरान हम हर पार्टी, हर प्रत्याशी का पक्ष रखेंगे। हमारे सवाल होंगे, पार्टी और प्रत्याशी के जवाब होंगे। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि इस कार्यक्रम में आपको प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग भी देखने को मिल सकता है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी होगा, सवाल जवाब भी होंगे। इस कार्यक्रम को देखकर आप सभी मतदाता आसानी से यह निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। हमारी आप सभी मतदाताओं से यह अपील भी होगी कि आप प्रत्याशियों की क्षमता को देखकर वोट कीजिए, न कि जाति और धर्म के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। आज हमारा लक्ष्य है कटिहार विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले मैं इस चुनावी जंग में शामिल होने वाले तीनों योद्धाओं का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ पहले योद्धा हैं टन ठाकुर, जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान प्रत्याशी सह कटिहार के एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे दूसरे योद्धा हैं शाहबाज हसन टिंकू उर्फ हाजी टिंकू, जो राजद नेता और राजद प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रकाश महतो का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि हमारे तीसरे योद्धा हैं राजेश गुर्रानी, जो एनसीपी के प्रत्याशी भी हैं। तो शुरू करते हैं इन तीनों योद्धाओं से सवालों का सिलसिला। हमारा सबसे पहला सवाल टन ठाकुर से है। आपकी पार्टी कौन से खास मुद्दे के साथ इस चुनावी जंग में उतर रही है? हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है, एक ही विजन है, विकास। हम हर क्षेत्र में हमारी पार्टी ने विकास किया है। गांव, गरीब, किसान, छात्र, मजदूर, युवा, महिला, नौजवान, उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीड़ित, सबके कल्याण के लिए हमारी पार्टी काम करती है। आज गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, गांव-गांव में स्कूल बन के तैयार है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज को खुल गई है कटिहार में। हर क्षेत्र में हमारी पार्टी द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, एनडीए की सरकार द्वारा विकास की जा रही है। हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच उपस्थित हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजना, लोगों के, जनता के कल्याण के लिए उन्होंने जो जन कल्याणकारी सैकड़ों योजनाएं बनाई है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता उन योजना को लेकर के आम लोगों के बीच में जा रहे हैं और आम लोगों का अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रही है। इस जन समर्थन से हम लोग खुद में गदगद हैं। चलिए, तो ये आपका विजन है। आइए जानते हैं हमारे दूसरे योद्धा हाजी शाहबाज हसन टिंकू से। जी बताइए सर, इस बार किस मुद्दे के साथ आपकी पार्टी इस चुनाव में उतर रही है? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शहरवासियों को सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी की कामना करता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुद्दा तो लोकल है, लेकिन पार्टी के हमारे जो मुद्दे हैं, हमें इससे कबल चुनाव में बिहार के लोगों ने जेडीयू और आरजेडी के समर्थन दिया था और सरकार बनाने के लिए हमारा बहुमत दिया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के साथ चोरी छुपे इन लोगों ने बिहार में सरकार बनाने का काम किया और जिसे लोगों ने बहुमत दिया था उनको साइड करने का काम किया। गरीबों का मसीहा लालू यादव जी को जानबूझकर फंसाकर जेल में रखा गया है और तेजस्वी यादव जी के साथ बुरी तरह से इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता ये जान चुकी है कि 15 साल इन लोगों को हमने विकास के लिए दिया था। आज पूरी जनता जब इनसे देख रही है कि भाई ये कोई विकास नहीं कर पाए, तो पूरी बिहार नाराज होकर हमारे साथ है, जिसका आपको देखने को मिल रहा है दृश्य। सच्चाई तो ये है कि पूरे बिहार में जो इन्होंने विकास के लिए झूठा वादा किया है, जो खोखला वादा किया था, वो सब उजागर है। कटिहार की बात, मैं लोकल मुद्दे की बात आपसे बताना चाहता हूं कि आज कटिहार जिस तरह पानी में डूबा है, जिस तरह चारों साइड रेलवे की गुमटी के वजह कर
लोग घंटों खड़े रहते हैं, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। ट्रैफिक से लोग जाम पड़े हैं, हॉस्पिटल की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। कोरोना में जो लोग बीमार पड़े, आपको पता होगा कई लोगों की जानें चली गई। यहाँ से डॉक्टर उनको रेफर करते हैं और पूर्णिया सिलीगुड़ी की तरफ भेजते हैं, यानी यमराज के साथ उसे परलोक भेज देते हैं। ये सच्चाई है कि कटिहार की जनता ने इनको वोट किया, इनका समर्थन इनको दिया, अपना समर्थन इनको दिया, लेकिन इन लोगों ने ठगने का काम किया है। आज ये मौका मुझे मिला है, क्योंकि भाई मेरे, हमारे पास ना तलवार है, ना हमारे पास पैसा है, ना हम गरीबों के पास कलम है, हमारे पास ये वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत से कटिहार की जनता अपने समस्या का समाधान के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी और इसको चुनने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेगी। चलिए, तो ये थे हमारे दूसरे योद्धा शाहबाज हसन रजा साहब उर्फ हाजी टिंकू साहब। आइए हमारे तीसरे योद्धा हैं राजेश गुरनानी, जो उम्मीदवारी इस बार कर रहे हैं एनसीपी से। जी गुरनानी जी, आपके पास कौन सा विजन है, किस विजन को लेकर इस चुनाव में आप उतरे हैं? मेरा एक ही विजन है कि जनता का कल्याण कैसे हो, कटिहार का विकास कैसे हो। तो सबसे पहले जल निकासी, जिसको टिंकू भाई ने कहा, बड़ी ज्वलंत मुद्दा है ये, और हमको अफसोस इस बात का है कि उनके प्रतिनिधि भी 3 बार जीत चुके हैं, इनके प्रतिनिधि भी 3 बार जीत चुके हैं, और अब अगर दोनों यही कह रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो हमको तो जनता से न पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात हमारी यह है कि जो पावर कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, जहाँ जनता की छोटी छोटी जो असुविधाएं आती है, लेबर कार्ड नहीं बन पा रहा है, उसके लिए रिश्वत ली जा रही है, वेंडिंग कार्ड के लिए रिश्वत ली जा रही है, वोटर कार्ड में दिक्कत है, आधार कार्ड में दिक्कत है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। सो ये तमाम जो छोटी छोटी असुविधाएं जनता जिसके लिए दौड़ भाग करती है, पैसा खर्च करती है, समय वेस्ट करती है, एक पावर कॉम्प्लेक्स बना करके उसको हम जनता को सुविधा प्रदान करेंगे, और हम चाहेंगे कि जनता उसमें आए और अपनी समस्या दे। एक नया काम, चूंकि नौजवानों की टीम है और एक नया न्यू कटिहार का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने पास, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग उसको धरती पर उतारेंगे, कटिहार की धरती पर, ताकि नेताओं का क्या काम होना चाहिए ये नेताओं को भी बताने की जरूरत है, जो हम टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। क्योंकि कटिहार की स्थिति जो देख लिए, दिन प्रतिदिन पीछे हटती जा रही है। एक एक करके सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, एक एक करके जो पैसा बाहर से आना चाहिए था नहीं आया, मार्केट ठंडी पड़ी हुई है, कहीं रौनक नहीं है। कोरोना काल में भी स्थिति देख लीजिए, दोनों का दोनों, ये लोग सब के सब सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, ये सब के सब लगभग दूर रहे जनता से। मेरा यही कहना है कि जनता आपको चुनी है, जनता सेवा चाहती है, वो भी निस्वार्थ भाव में। आप टेंडर देते हैं अपने परिवार को, आप किसी और को काम के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, तो ये सब जो बातें हैं इससे जनता लगभग ऊब चुकी है। हम लोग मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग तैयार हैं इस जंग को जीतने के लिए। निस्संदेह जनता हमारे साथ है और विजयी रहेंगे हम। जी गुरनानी जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि इससे पहले आपने कांग्रेस का दामन थाम रखा था, बिल्कुल। टिकट नहीं मिलने के कारण आप एनसीपी में चले गए। जब खुद आप स्थिर नहीं हैं, तो कैसे मानेंगे कि जनता कैसे विश्वास करे कि आपकी जो बात है वह आप उस पर स्थिर खड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। ये तो एक नंगा सच है ना। ये मैं शोषण का शिकार रहा, ये जनता को बताना है। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हमने पटना जाने के लिए सामान लेकर के स्टेशन पर खड़े हो गए, अब मेरी राजधानी छूट गई, राजधानी में टिकट नहीं मिली, तो आपका क्या फर्ज बनता है? घर सामान लेकर घर वापस आ जाए? कि जो गाड़ी मिले, पटना जाना जरूरी है, क्योंकि जनता का कल्याण उससे जुड़ा है, जनता का सेवा भावना उससे जुड़ी है, इसलिए पटना जाना जरूरी है। अब गाड़ी कैपिटल छूट गई तो शताब्दी है, शताब्दी छूट गई दूसरी है। यहां ये मुद्दा नहीं है कि हमने पार्टी बदली, क्योंकि पार्टी क्यों बदली इसके पीछे तो बहुत सारे कारण है, वो उचित स्थान नहीं है उस बात को करने का। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मेरे साथ वफादारी की है। ये मैंने नहीं कहा कि कभी कांग्रेस ने मेरे साथ गद्दारी की। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो पार्टी को खराब करते हैं उन्होंने की। आज भी हमारे लिए आदर्श है राहुल गांधी जी, आज भी आदर्श है हमारी सोनिया गांधी जी। लेकिन ये आज के दौर में कटिहार में राजेश गुरनानी का एक अस्तित्व है, कामगारों का एक अस्तित्व है। अपने कामगारों के मनोबल को बचाए रखने के लिए, अपने कामगारों के मनोबल को ऊंचा उठाए रखने के लिए कि नहीं हम लोग मेहनत करते हैं, तो मेहनताना के रूप में ये पार्टी दी है। और आपको निश्चित मानिए हम मेहनताना के रूप में जनता भी आपको मेहनताना देगी, ताकि ये जो भावना है कामगारों की, जो भावना है जनप्रतिनिधि लोगों की,
वो साकार रूप ले सके और कटिहार को हम उन्नत कटिहार कर सके। इसलिए ये मैटर कभी नहीं है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो हम एनसीपी में आ गए, बिल्कुल नहीं है। आप प्लेटफॉर्म में ट्रेन चेंज हो गई है, लक्ष्य वही है, गति वही है और निस्संदेह समय से उसमें निश्चित रूप से हम लोग लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। इसलिए ये कहना मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूंकि एक दौर है ना नेताओं में, गठबंधन के दौर में तो कितने नेताओं का स्थिति परिस्थिति खराब हुआ, आप देख लीजिए ना, आपके सामने में यह है, लोजपा का उदाहरण है। ये हमाम में तो सभी नंगे हैं ना, तो उसमें एक हम में क्या है ऐसा बात आई। लेकिन आप विशेष रूप से हमारे प्रति थोड़ा सा आक्रामक रहे तो हम इसको जवाब देना पड़ा हमको, क्योंकि ठीक है आप सवाल पूछ रहे हैं, अपने सवालों के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जी, जी, और आते हैं अब कटिहार के विकास और कटिहार का जो अभी फिलहाल स्थिति है उस पर, क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टंटन ठाकुर जी। तो टंटन ठाकुर जी, आपसे एक सबसे गहरा सवाल है, क्योंकि कटिहार की जनता का यह सवाल है कि कटिहार से लगातार 3 बार यहां से विधायक चुने गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में तारकिशोर प्रसाद, लेकिन इन 15 सालों में अगर कटिहार में बात करें उद्योग की, इन 15 सालों में अगर कटिहार के जल जमाव की समस्या के निदान की बात करें या कोई नए संस्थान की खुलने की बात करें, तो ऐसे में क्या कुछ उपलब्धि है आपके पास जिसे आप जनता के बीच रखना चाहेंगे? विनय जी, हमारे प्रत्याशी कोई अगस्त मुनि है नहीं। जिस प्रकार प्राचीन समय में अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र के जल को खुद में समाहित कर लिए थे, पी गए थे, उस तरह के हमारे प्रत्याशी है नहीं। पूरे बिहार में अति जल वृष्टि हुई है, हर जगह का स्थिति वही है। इसमें भी हमारे प्रत्याशी ने निरंतर जो कटिहार में जल जमाव का समस्या रहा, उस समस्या के समाधान के लिए निरंतर लगे रहे। पानी दूसरे मोहल्ले में डाले, एक मोहल्ला का पानी नहीं, दूसरे मोहल्ले में डाले। पानी जो है, पानी को निकालने के लिए हमारे प्रतिनिधि ने नगर निगम से व्यवस्था करवाए और अपने तरफ से खुद पंपिंग सेट लगवा के अपने द्वारा भी हमारे प्रतिनिधि ने लगवा करके पानी को हटवाने का निरंतर प्रयास किए और इस कारण जल जमाव की समस्या का समाधान भी हुआ। हमारे ये कैसा ठाकुर जी, ये कैसा समाधान था जिस समाधान में लोग त्राही लंबे समय तक करते रहे? इसको समाधान मानते हैं आप? अत्यधिक आदरणीय एंकर साहब, अत्यधिक जल वृष्टि से जो पूर्वानुमान नहीं था, पूरे बिहार की स्थिति है, पूरे बिहार में मान लीजिए अगर पूर्वानुमान नहीं है और जो अनुमान है उससे अधिक वर्षा होती है तो उसके लिए तो एकाएक प्रयास करना पड़ता है। और पूर्व से अनुमान हम लोग या कोई कटिहार के जो वासी हैं वो लगा के नहीं रखे थे पूर्व से अनुमान। लेकिन जब जल का यहाँ जमा हुआ तो उसमें हमारे प्रत्याशी ने निरंतर वहां लग करके पंपिंग सेट हो या अन्य माध्यमों से जल को निकालने का काम किए और जिससे आज जल जमाव की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं आदरणीय, हमारे विपक्ष नहीं हमारे लोग सच बोल रहे हैं, हमारे उन्हें पहले जवाब देने दीजिए फिर आते हैं। तब तो हमारे राजेश बाबू कह रहे हैं कि जल की समस्या का समाधान नहीं, अगर समाधान नहीं रहता तो आप यहाँ ये केबीसी के रूम तक नहीं आ पाते। आप यहाँ केबीसी के रूम तक आ रहे हैं, जल जमाव की समस्या का समाधान हुआ है इसलिए आप यहाँ आ रहे हैं। शुक्र कीजिए सूरज भगवान का। सूर्य भगवान का क्यों करे शुक्र? जो है सूर्य भगवान तो हैं ही, हमारे प्रत्याशी के मेहनत का शुक्र कीजिए, हमारे कर्मठ नेता का जिन्होंने जल निकालने का काम किया। हमारे आदरणीय राजद के नेता भाई साहब शहनवाज बाबू हैं, शहनवाज जी ने कहा कि लालू यादव जी को बेमतलब का फंसाने का काम किया है, तेजस्वी जी को भी फंसाने का काम किया जाने का प्रयास कर रहा है। मैं आदरणीय मैं राजद के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, क्या लालू प्रसाद जी किस जन आंदोलन में जेल गए हैं? बिहार के सब लोग को मालूम है कि कौन से केस में गए हैं, किस केस में सजा याफ्ता है। चारा घोटाला के मामले में सजा याफ्ता है लालू यादव जी जो है, इसलिए वो जेल गए हैं। कोई जन आंदोलन करके नहीं गए हैं। जो है आप किस विचारधारा को मानते हैं? हम राजद के लोग कहते हैं कि वक्त है बदलाव का। हम पूछते हैं कि आप किस विचारधारा को मानते हैं? महागठबंधन के लोगों ने लेनिन विचारधारा के 30-30 लोगों को, माले के लोगों को टिकट दिया। क्या फिर बिहार को आप वर्ग संघर्ष में धकेलना चाहते हैं? कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? मानते या नहीं मानते कि कटिहार में जो औद्योगिक संस्थानें थी, औद्योगिक जो मिलें थी यहाँ,
वो लगातार बंद हो रही है, क्या मानते हैं ये औद्योगिक क्यों बंद हो रही है? जो मिलें थी वो किसके कार्यकाल में बंद हुआ? राम प्रकाश जी उस समय में विधायक थे, उनके कार्यकाल में बेचा गया। अगर उनके कार्यकाल में बेचा गया, अगर उनके कार्यकाल में बंद हुआ तो इन 15 सालों में उसे चलाने की कोशिश इन 15 सालों में निरंतर कोशिश की जा रही है। केंद्र में भी हमारे प्रतिनिधि ने बात किया, राजेश बाबू भी जुड़े रहते हैं लगातार इन समस्याओं के लिए। इनको भी मालूम है कि हमारे प्रतिनिधि, इन लोगों का भी सर्वदलीय समर्थन था, सब लोग गए थे। अब दिल्ली भी गए होंगे लगता है, तो उसमें गए थे, वहां बातचीत हुई, बातचीत हो रही है, निरंतर प्रक्रिया है ये, और होगी, चालू होगी। उद्योग धंधे सब खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे। जिस तरह पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, शिक्षा के स्तर में बुनियादी सुधार की जा रही है, आज गांव-गांव में हर जगह भयमुक्त वातावरण है जो है, उस सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। उद्योग भी खुलेगी यहां, और हमारे प्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कोई हम लोग का व्यक्तिगत, यहां के सभी दल के सर्वदलीय प्रतिनिधि द्वारा भी दिल्ली जाया गया है यहां पर जो है इसको खुलवाने के लिए, और हमारे प्रतिनिधि लगातार लगे रहते हैं कि कटिहार का विकास कैसे हो, किस प्रकार से हो, सड़क से लेकर सदन तक लगातार कटिहार के विकास के लिए हमारे प्रतिनिधि भिड़े रहते हैं। तो शाहबाज हसन टिंकू साहब, जो इन्होंने कहा कि लगातार विकास के काम हो रहे हैं, तो बात सच है, ये चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। ये उनका हक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको करने दीजिए। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को मजबूत नहीं करके शहर को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत कैसे हो, इसके लिए उनके लिए चुनाव आता है। ये अगर वो जो वोटर हैं जिनको मतदान देना है वो पार्टी की तरफ बात करने लगेंगे या पार्टी की मदद की बात करने लगेंगे, तो कटिहार की हालत जो आज है वो 15 साल से वो उसे रह जाएगी। मेरा अपना मानना है कि पार्टी के लोग अपनी पार्टी की बात करते रहेंगे, लेकिन कटिहार की जनता जो 15 साल जो परेशानी झेली है, आपको इज्जत दिया, आपको एमएलए बनाया, आपको एमपी बनाया, यहां के लोगों ने वोट किया, मतदान किया, लेकिन कटिहार की जनता की जो बेरोजगारी है, कटिहार की जनता के सामने जो गंदगी है, कटिहार की जनता के सामने जो रोड का मसला है, कटिहार की जनता के सामने जो नाली का पानी घर में, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एक दूसरे को आपस में झगड़ा लगाते हैं, इस मोहल्ला से उस मोहल्ला के लोग आपस में नहीं जा सकते, लेकिन उसका गंदा पानी चौधरी मोहल्ला और चौधरी मोहल्ला गंदा पानी नया टोला जा सकता है। गंदगी आपस में मिल सकती है, इंसानियत एक दूसरे से नहीं मिल सकता। आज ये बात सोचने की है, समझने की है कि आज कटिहार में अगर किसी आदमी को केस करने के लिए जाना पड़ता है, अगर उसको किसी तरह का कांड हो जाता है उसके साथ, तो उसको 5,000 रुपया उसको अपने इस केस को दर्ज कराने के लिए देना पड़ता है। अगर कोई बच्चा को लेकर ऑक्सीजन की कमी की वजह कर हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। क्या यह सच नहीं है कि कटिहार में फ्लाईओवर की जरूरत है? एक ही ब्रिज से लोग मिर्चाबड़ी से मंगल बाजार करते हैं, एक दूसरे फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है। चारों साइड जो रेलवे गुमटी है, गौशाला गुमटी हो, मनिया गुमटी हो, या फिर वो चंद्रमा चौक की गुमटी हो, सारे लोग घंटों एग्जाम में स्कूल के बच्चे सब खड़े रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जब इलेक्शन का जमाना आएगा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। आज की जनता, आज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बार बार धोखा नहीं खाएंगे। इनको चाहिए, डॉक्टर राम प्रकाश महतो पढ़े लिखे इंसान है, 40 साल का इनका राजनीतिक तजुर्बा है। ये कटिहार के लोगों के लिए प्रशासन से जिस मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, यह सलाहियत किसी नेता में देखने को नहीं मिला। अगर किसी नेता ने प्रशासन के लोगों का संबोधन में नाम अगर छूट गया तो दोबारा उठकर उनका नाम लेना पसंद करते हैं। ऐसी हालत में कटिहार की जनता किस तरह जिंदगी जिएगी जब हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा? आप ये बताइए, जब मैं डॉक्टर चुनने में कोई फर्क नहीं करता, टीचर के चुनने में कोई फर्क नहीं करता, तो फिर मैं लीडर चुनने में क्यों फर्क करूं? किसी लॉयर के चुनने में जब मैं कोई फर्क नहीं करता। कटिहार के लोगों को एक मजबूत जनप्रतिनिधि चाहिए जो विकास का भी काम कर सके, आपसी भाईचारा कायम कर सके। क्योंकि ये कोई धर्मगुरु नहीं चुन रहे हैं, कोई मौलवी पंडित का चुनाव नहीं है। अगर मेरा अपना मानना है कि भारत के सारे लोग अपने अपने धर्मों में मजबूती से जितना ज्यादा से ज्यादा धर्म के रास्ते पर चलें, गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, अपनी माँ बाप की इज्जत करें, इससे बड़ा सच्चा पक्का धर्म नहीं हो सकता। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि राम राज अगर होता तो कम से कम इंसाफ का राज होता, लोगों की मदद मिलती, इंसाफ होता। लेकिन राम राज के नाम पर लोगों को धोखा दिया जाता है। बेकसूर इंसान को जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो चलना चाहते हैं, उसको बेवकूफ बनाकर वो वोट ले लेते हैं और 5 साल तक उसको रोना पड़ता है। इसी हालत में मैं कटिहार के आवाम से कहना चाहूंगा कि ये 5 साल रोना नहीं पड़े। 15 साल जिस तरह आपने जिंदगी गुजारी है, इस 5 साल में मजबूती से अपना मजबूत जनप्रतिनिधि चुने और आगे का भविष्य अपने बाल बच्चों को दें।
जी गुरुनानी जी आपके पास आते हैं, जो जिन जी। प्रकार के कटिहार में औद्योगिक संस्थान थे जी। फिलहाल अभी बंद हैं। जी आने वाले समय में कटिहार अब पहले नगर पालिका था, अब नगर निगम है। जी। लगातार विकास तो हो रहे हैं, लेकिन किन पैमानों में आपको विकास कम नजर आ रहा है? सबसे पहले तो आप अपना शब्द बदलिए कि बंद पड़े हैं, माफ कीजिएगा, बंद पड़े नहीं है, खत्म हो चुके हैं। बंद पड़े का सेंस होता है कि दोबारा खुलेंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां जमीनों को बेचा जा रहा है ना, जहां उद्योग धंधों को समाप्त किया जा रहा है, वो बंद नहीं है, खत्म है। अब है कि जब भी शुरू होगा यहाँ पर नए सिरे से शुरू होगा, एक नया जन्म होगा कटिहार का, न्यू कटिहार का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है, वो हम जन्म होगा नया कटिहार का, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो आता है, यहाँ पर मखानों की बहुतायत है, केला यहाँ उपजता है, मकई उपजता है, आलू उपजता है, इससे आधारित जो लोग हैं, यहाँ शिमला मिर्च की खेती बड़ी अच्छी होती है, कुछ महीनों में अंगूर की खेती होती है, कुछ महीनों में इतने सुंदर सुंदर किस्मों के आम यहाँ पर होते हैं। ये सबों को डेवलप करने की जरूरत है। ये सब डेवलप होंगे तो ये सब क्या बोलते हैं उसको, नगदी मुद्रा जिसको बोलते हैं, पैसा लाएंगे कटिहार में। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन सबों को थोड़ा डेवलप किया जाए हम लोग के यहाँ से। सरकार की ओर से तो लगातार ऐसे कदम बिल्कुल उठाए जा नहीं रहे है, हैं। यही तो अफसोस है मेरे भाई, हो ही नहीं है। यहाँ तो एक पोखर का भी टेंडर लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो 1 करोड़ मिल रहा है, किसान ये देख रहा है, किसान नहीं है वो एजेंट है, वो दलाल है। वो ये देखता है कि किसान बनना पड़ता है, तो किसान बन जाता है। वो एक पोखर लेता है, उद्यान लेता है, वो देखता है कि 1 करोड़ का ये उद्यान है, तो उससे पीसी मांगा जाता है कृषि पदाधिकारी द्वारा, उससे लोग पीसी कमाते हैं। तो निश्चित रूप से जहां पीसी का मामला आता है, जहां भ्रष्टाचार का मामला आता है, अगर कोई ऐसा मामला आप तक आया है नहीं, तो आपने आवाज उठाया है क्या? बिल्कुल उठाए हैं, बिल्कुल उठाते हैं और लगातार उठाए हैं। उसी का हमको सजा मिला, 2 बार जेल गए। निश्चित रूप से ये सच्चाई किसको सुनने में अच्छी लगती है? आज प्रशासन से हम उठ बैठ कर ले, आज प्रशासन से हम हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दे तो कोई कमी नहीं होगी हमको। लेकिन मैं ये जानता हूं कटिहार को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को मिलकर एक होना पड़ेगा, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उसको आगे आना पड़ेगा, समाज के जितने संगठन हैं उसको आना पड़ेगा, हमारे मारवाड़ी समाज के भाइयों को आना पड़ेगा, हमारे बंगाली समाज के भाइयों को आना पड़ेगा, राजपूत भाई, ये सारे लोग जो हैं, सब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको दलीय बंधन को तोड़ कर आना पड़ेगा। और ये दलीय बंधन को तोड़कर ही कटिहार का विकास हो सकता है। सभी लोगों की राय महत्वपूर्ण है, सभी लोग महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, सबका साथ और सबका विकास होते हुए, फिर आप ये मत बोलिए कि हम भाजपाई के रूप में करते हैं, लेकिन ये आज तक भाजपा मोदी के नाम पर अभी तक चल रही है। और माफ कीजिएगा, विजन भी तो उन्हीं का चल रहा है। माफ कीजिएगा शहबाज खान में थोड़ा सा कड़वा हमको बोलने दिया जाए, इसलिए कि आप व्यक्तित्व में बड़े अच्छे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय बड़े भाई से कि आप शिक्षा राज्य मंत्री थे तो एक भी आपने हाई स्कूल नहीं खोला कटिहार में। बड़ी सिद्ध माफी के साथ मैं ये बात कहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, ये तो ठीक है तारकिशोर भैया, जो करना था वो 15 साल में किए कि नहीं किए, ठीक है, उस पर हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो फिर सारी एनर्जी जो पॉजिटिव है हमारी वो निगेटिव में बदल दी जाएगी। तो हमारा ये मकसद है कि सब मिल करके कटिहार में जो जनता है इस दलीय बंधन को तोड़े और दलीय बंधन को तोड़ करके एक अच्छे शख्स का चुनाव करे जो लगे कि कटिहार को आगे बढ़ा सकता है। आपके हिसाब से अगर ऐसे शख्स को चुना जाए तो आपके हिसाब से वह कौन सा शख्स है? भाई और स्वाभाविक है, मैं खुद हूं उम्मीदवार और मैं खुद ही होने के कारण मैं अपने आप में कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं करता हूं। जनता का जो समर्थन मिल रहा है, एक मैं ही हूं जिसको हर धर्म का, हर जाति का, हर लोगों का समर्थन मिल रहा है। अभी भले ही थोड़ी मात्रा में है, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर ये बहुत याद मात्रा में आएगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कटिहार की जनता पर, वो चुनेगी और चुन करके हमको बाहर निकालेगी। निश्चित रूप से ये 5 साल कटिहार के इतिहास में, कटिहार के जो पृष्ठभूमि है उसके इतिहास में एक नया चीज गढ़ेंगे हम लोग और सब मिल के चलेंगे, ये हमारा मानना है। टंडन जी आपके पास आएंगे युवाओं का, क्योंकि अभी हमारे पास सबसे ज्यादा अगर माना जाए बिहार में मतदाताओं में तो युवाओं की अच्छी खासी तादाद है और लगातार युवाओं को रोजगार से वंचित रखा गया है, रोजगार के वजह से संसाधन यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या विजन है, आने वाले समय में क्या ऐसा विजन है जिससे युवा आपसे जुड़ सके? युवाओं के रोजगार की अगर आप बात करते हैं तो युवाओं के रोजगार के लिए
हमारी केंद्र सरकार सक्षम है और युवाओं के लिए कर भी रहा है। स्टार्टअप स्टैंड अप कौशल विकास योजना के तहत उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करा के आज देखिए गांव-गांव में युवा प्रशिक्षित होकर कंप्यूटर के माध्यम से हर जगह अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं। युवा को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हमारे सरकार, हमारी जो एनडीए की घोषणा पत्र है उसमें भी कहा गया है कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो हम लोग नौकरी देंगे और नौकरी में वैकेंसी निकालेंगे। हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के प्रगति के लिए संकल्पित है और उनका संकल्प है कि युवा सुदृढ़ हो, युवा मजबूत हो और इसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे राजेश बाबू बोल रहे थे कि चाह रहे हैं कटिहार में फलदार वृक्ष लगे, इस तरह का जो है खेती-बाड़ी हो, इसके लिए भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे राजेश बाबू ने जो कहा हमारी सरकार उस और कई वर्षों से कर रही है। आप फलदार वृक्ष लगाइए, उसके लिए अपने जमीन पर लगाइए, सरकार अनुदान दे रही है कृषि विभाग से। आप मछली का पालन कीजिए, मछली पालन के लिए अनुदान दे रही है सरकार। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो फसल बीमा केंद्र सरकार दे रही है। एक दौर था 2005 से पूर्व अगर बात करें हम लोग तो हमें याद है और आपको भी याद होगा कि जब बिजली 2 से 3 घंटे आती थी तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, टीवी देखने के लिए चले जाते थे, बहुत खुशी मनाते थे कि बिजली आ गई 2 से 3 घंटा। और अभी ये दौर है कि 5 से 10 मिनट जब बिजली कटती है तो हम लोग तुरंत बिजली विभाग फोन करते हैं, हम लोग तुरंत फोन करते हैं कि इस मोहल्ले का बिजली गुम हो गया है भाई, 2 से 3 मिनट कटने पर क्यों नहीं बिजली आ रही है। ये किसकी उपलब्धि है? ये हमारी सरकार ने दिया है कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया है, हर लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। वो छोड़िए, लोगों के खेतों में, किसानों के खेतों में जहां 1 लीटर प्रति घंटा जलता था डीजल खेत में कृषि कार्य में, उसमें 50 रुपये 60 रुपये लगते थे, वहां 1 यूनिट जलती है 50 से 60 पैसे लगती है। तो हर क्षेत्र में सुगमता के साथ काम कर रही है। देश की आजादी के 71 वर्ष हो गए, इसमें सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। कोई भी अगर पेशेंट है उसको इलाज करने में कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो थोड़ा दिन लगेगा, समय लगेगा उसमें, और उसका इलाज से पहले आदमी का क्या करता है भाई, किसी का पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, एक्सरे करता है, किसी के पेट में अगर कष्ट है, नहीं दिखाई दे रहा तो अल्ट्रासाउंड करता है, तो डॉक्टर को समय लगता है। हमारी सरकार जब से बनी है तब से निरंतर विकास के लिए कर रहा है। आज इससे पूर्व अगर देखते होंगे हमारी सरकार, मोदी जी जब से बने हैं इससे पूर्व देखते होंगे कि एक गरीब आदमी को अगर बैंक में खाता खुलवाने की प्रबल इच्छा हो तो उनका पैर घिस जाता था, जाते जाते गारंटर लाइए, ये लाइए, वो लाइए, करते करते आज सुगमता के साथ खुल रहा है। हर जगह लोग अपने आके बैंक वाले खोल रहे हैं। आज देखिए जो स्थिति थी हमारे भारतवर्ष में, गरीबी की स्थिति थी, इसमें मां बहनों का आंख धुएं के कारण खराब हो जाता था। हमारी सरकार ने सोचा समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया। महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए देखिए शौचालय बनाने के लिए आप बनाइए, सहयोग राशि दे रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। आज गांव-गांव में बालिका देखिए, स्कूल पहले किस प्रकार का माहौल था 2005 से पहले। एक चीज तो आपको टंडन जी मानना होगा कि जिस तरह से आप विकास के पैमाने को दिखा रहे हैं, जैसे आपने बिजली में विकास की बात कही, बिजली में बहुत बेहतर सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अगर आप बिजली की बात कर रहे हैं तो आप बिहार में जो बिजली का रेट है उसे भी देखिए यूनिट के हिसाब से, और क्या दिल्ली में है, क्या उस हिसाब से हमारा बिहार विकास किया है? बिहार में जो रेट है बिजली की, अभी इस पर काम चल रहा है। हमारी सरकार ने कई बार, हमारी सरकार, बिहार सरकार द्वारा भी बिहार सरकार भी हमारी कई बार बोली है कि इस विषय में और जमीन का जो राजस्व है उस विषय में हमारे सरकार ने भी बोला है कि हम कैबिनेट की बैठक करेंगे। और बिजली का जो दर है, अभी हर जगह मीटर लगाया जा रहा है, हर जगह मीटर नहीं लगी है, हर जगह उस तरह का सेटअप बनाया जा रहा है। और उसके बाद सब कुछ हमारी सरकार का सर्वप्रथम लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी सरकार ने, हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय का, कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में किस प्रकार लाए, इसके लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत रहती है। और हम हर समय जो हमसे थोड़ी त्रुटि रहती है उसमें सुधार के लिए हम लोग निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं। और हम लोग विकास का पैमाना जो है, और हम लोग अपनी सरकार के विकास के कार्य को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच ये नहीं लेके जा रहे हैं कि लालू यादव जी को
फंसा दिया गया है। भाई क्यों फंसाया गया है लालू यादव को? लालू यादव को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नहीं है, वो आपको न्यायपालिका ने आपको सजा दिया है। टंडन जी उसको लेते हैं। और जनता का सवाल है कि शराबबंदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन लगातार शराब तो लोगों को मिल ही रहा है, इसे कैसे उपलब्धि माना जाए? सरकार की, मैं आपको कह रहा हूं एंकर साहब कि यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है शराबबंदी। जो शराबबंदी का जिस समय शराब चालू था बिहार में, उस समय का क्या माहौल था आप देखते होंगे। कहीं चौक चौराहे पर झंझट हो रहा है किसी से, कोई महिला है उसके घर में जो है गहना बेच दिया, उसके पति ने दारू पीने के फेर में उसके घर का अनाज बेच दिया, घर में 2-2 दिन भूखी है महिलाएं, जो है पति उसको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। हमारी सरकार ने यह देखा और कहा कि यह एक समाज के लिए अभिशाप है और इस अभिशाप से किस प्रकार मुक्ति पाया जाए, इसके लिए शराबबंदी किया है। तो फिर शराब तो अभी लोग शराब अभी लोगों के में पीएम है, बिहार में सीएम है शराब, और इन लोगों ने जो कहा बिजली के मामले में सबसे ज्यादा शोषण बिजली के नाम पर लोगों ने किया है। बिजली का बिल लोगों से लिया है, जिसका 600 रुपया 60,000 बिल शराबबंदी, शराब के मामले में शराबबंदी इन लोगों ने दिखाया जरूर है। शराब थाना में पी करके लोग शराब सोए हुए हैं, शराब खुलेआम लोग पी रहे हैं। जो शराब सामने में 10 रुपए की थी अब वो ब्लैक से 100 रुपए में मिल रही है। कहने का मतलब यह है कि इसमें काला बाजारी बढ़ गया, इनोसेंट लोगों को फंसाया गया, गलत ढंग से पैसा दिया गया। सारी बात दिल्ली नहीं गए, शराबबंदी दिल्ली से है बिहार सरकार को नहीं लोग। मैं कह रहा हूं कि अगर खुलेआम हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं, हमारे आरजेडी के शहबाज भाई साहब कहते हैं कि खुलेआम शराब बिक रही है, तो हम लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है। भाई आपको जानकारी है, लगता है आपके संपर्क में रहते हैं वो लोग, जो आप कागज के हिसाब से कह रहे हैं, हम लोगों को तो इस विषय की जानकारी नहीं है। शराब पी के पुलिस और सिपाही को डांस करते देख रहे हैं, शराब जो पी रहा है आपको दिखा रहा है। सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, देखना नहीं चाहते। जो लोग इस प्रकार का कुकृत्य में है उन्हें सजा दी जा रही है, उनको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों को देखो, कोरोना काल की अगर बात करें, बेइज्जत किया, कोरोना काल की अगर बात करें तो हमारी सरकार ने कोरोना में आज तक गरीबों के बीच छठ तक अनाज देने का काम किसने किया है? वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। सारी बात हमारे मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री तक आती है, हमारे अपने विधायक की हमारे उपलब्धि नहीं बता रहे। हमारे नीतीश कुमार जी का देखेंगे तो गरीबों को सहयोग राशि देने का विधायक चुनने जा रहे हैं, हम आज विधायक चुनने जा रहे हैं। हमारे मोदी जी की उपलब्धि से बिहार में विधायक चुने विधायक, मैं इस विधायक को देखूंगा। मैं 15 साल की बात करता हूँ। तारकिशोर प्रसाद जी 15 वर्ष से यहाँ के विधायक हैं। एक भी बताइए वर्ग संघर्ष यहाँ हुआ है क्या? दौर था 2005 से पहले यहाँ का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम लोगों को भी याद है। सरकार का संघर्ष को छोड़ दीजिए, हम लड़ना भी नहीं चाहते और उसको याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन जनप्रतिनिधि को चुना जाता है विकास के लिए, काम के लिए। सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसी के प्रयास से खुला है। 100 बेड का फिर हमारे अस्पताल में 100 बेड की वृद्धि हुई, वो किसके प्रयास से हुए हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज जो खुला है, बोल के मत बोलिए, कटिहार जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है वो किसके प्रयास से खुला है? वो हमारे जनप्रतिनिधि के प्रयास से खुला है। हर समय हमारे तारकिशोर प्रसाद जन समस्या के समाधान के लिए जन समस्या रहते हैं, हर जन समस्या का समाधान करते हैं। कैसे है? हर जगह करते हैं। कहीं है बता दीजिए क्या किए हैं उपलब्धि, तो मैंने दिखाया आपको युवा के। ये तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा कि कटिहार के लोग कितना उनसे। अगर उपलब्धि होती, हम नहीं कहते, अगर उपलब्धि होती, बिहार की जनता ने तय कर लिया होगी सम्मानित विधायक महोदय की, भाजपा के ही लोग उससे नाराज नहीं होते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अगर पवित्रता होती, जन समर्थन उसके पार्टी के ही लोग नाराज नहीं यहाँ के लोग अमन चैन शांति को पसंद करते हैं, समझने की प्रयास चैन शांति के प्रति
प्रतीक तारकिशोर प्रसाद जी हैं। यहाँ के लोग 7 तारीख को एनडीए को अपना अपार जन समर्थन देके तारकिशोर प्रसाद जी को अपार बहुमत से एनडीए की बात करते हैं। जदयू को हराने के लिए तो आपने लोजपा का सहारा लिया। कहां लिया हमने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है आपकी तो दो मुखी राजनीति है, हमारी जहां से फायदा मिले उसको ले लेना। गठबंधन है। अभी आप लोग महागठबंधन की बात करते हैं। मैं राजेश बाबू, मैं आपसे बात करता हूँ, एनसीपी से लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस के नेता रहे हैं। बताइए, अगर कांग्रेस में आपको सम्मान मिलता तो आप क्या जाते? कांग्रेस में किसी को सम्मान देने का काम मैंने किसी को सम्मान देने का काम नहीं किया है। मेरे भाई, अभी लोकतंत्र नहीं है, पार्टी की बात है, राजतंत्र है। अभी कटिहार की बात कीजिए मेरे भाई, कटिहार का बेटा बनिए। कटिहार का मैं बेटा हूँ, बेटा बनिए, कटिहार का बेटा। कटिहार में डेवलप कैसे हो ये पार्टी का सोचिए। कटिहार का विकास। आप तमाम प्रत्याशियों से मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट टंडन जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये तो आपके पार्टी को भी उसका नेतृत्व पसंद नहीं है, दूसरे को क्या पसंद? हमारे पार्टी को नेतृत्व पसंद है, तब हमारे पार्टी ने उनको प्रतिनिधि बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। नहीं जी, मैं यहाँ आपको दिखाता चलूं कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए देखते हैं उस रिपोर्ट के जरिए कटिहार का कितना हद तक विकास हो पाया है। कोई शौचालय है, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई शेड है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई पुलिस है कि जो यहाँ क्राउड इतना सारा है। नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत है लेडीज़ लोग को लेटरिन बाथरूम में, कोई अब जाने नहीं देता है यहाँ पे ना, क्योंकि करोड़ों का बस स्टैंड, बगल में रैन बसेरा बना हुआ है, बगल में खाद बनाने के लिए कचरा से बना, अगर एक लात तो उसमें मार दे। भ्रष्टाचार पूरी तरह से नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। असामाजिक लोग यहाँ आते हैं, मतलब अड्डा बनाते हैं। यूं तो आपने शहर में बस स्टैंड देखा होगा, भव्य, सुंदर और आलीशान, लेकिन आज हम आपको कटिहार में बने बस स्टैंड के दर्शन कराने वाले हैं, जिसकी हालत निर्जन, बंजर और गंदगी से भरी हुई है, जहां से आज तक एक भी बस रवाना नहीं हुई। कहने को तो कहते हैं ये बस स्टैंड है, लेकिन आज ये सिर्फ जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। आप खुद देखिए, जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक यहाँ से एक बस भी रवाना नहीं हुई। कहने को तो कहते हैं ये बस स्टैंड है, लेकिन आज यहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी है कटिहार के उदामा रेखा बस स्टैंड पर, जिसे 24 दिसंबर 2016 को नगर निगम द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन अभी के समय यहाँ पर बसों की जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कूड़े के ढेर ही लगवाने थे तो फिर बसों का परिचालन के लिए ये बस स्टैंड क्यों निर्माण करवाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जरा ये कूड़े को जूम करके दिखाएं, ये क्या स्थिति है, यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की बात भी सुन लीजिए। बस स्टैंड बनकर खड़ा हो गया है, भव्य उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन आज तक बस नहीं खुली। ये वर्तमान सरकार और नगर निगम की विफलता को दर्शाता है कि ये जो यहाँ पे कचरे हैं वो कोई आज नया नहीं है। ये 70 सालों से यहाँ 1967 में यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था डंपिंग के लिए। और मैं बताऊं कि दिल जब रो उठता है जब इस गांव को मैलाखोरी के नाम से जाना जाता था। और मैं बताऊं कि जिस किसान की बात करते हैं
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो किसान का गांव है, जहां कोबी से लेके कटिहार में जितना भी हरा साग जो सब्जी होता है वो यहाँ से हम लोग कटिहार में उपजा के भेजते हैं, और उसके बाद उसी सब्जी को खा के उसके बाद जो मल के रूप में यहाँ मल मूत्र और कचरा को जो है इस तरह से फेंक दिया जाता है। हम लोग कम से कम 10 साल से तो हम लड़ रहे हैं भाई लिखित हमने बिहार सरकार के तमाम ऐसे जगहों पे हमने आवेदन देके और गुहार लगाई है। कलेक्टर जिलाधिकारी कई बार आ चुके हैं, कचरा के और बस स्टैंड के मामला को देख चुके हैं। 2016 में बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद जिलाधिकारी ने कई बार आया और कहा कचरा को हटा के बस स्टैंड से बस को परिचालन कर। जनता की गाड़ी कमाई की लूट है। एनडीए के लोग और माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की जितनी भी पिपरी बजा ले, सुशासन अगर हम आपको और मीडिया के माध्यम से मैं तमाम जनता को से कहना चाहूँगा कि सुशासन की अगर बात यहाँ पे आपको लगती है कहीं भी सुशासन दिख रहा है तो ये पूरी तरह से बेईमानी लगती है, क्योंकि करोड़ों का बस स्टैंड, बगल में रैन बसेरा बना हुआ है, बगल में खाद बनाने के लिए कचरा से बना, अगर एक लात तो उसमें मार दे। भ्रष्टाचार पूरी तरह से नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और एक लात मार दीजिएगा सारा दीवार टूट जाएगा। क्या भ्रष्टाचार है, छतें चूर रही है। हम तो आने वाला 2020 के बाद चुनाव खत्म है, इसकी जांच की मांग करेंगे कि इसके बनावट में जो इसमें अनियमितता बढ़ती गई है, जो कि किवारी टूट चुका है, कितना महंगा बस स्टैंड आज खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है, और मतलब यहाँ पे न लाइटें हैं न कुछ तो व्यवस्था। अगर कभी भी रात में हो या कभी कुछ भी हो, अगर अचानक से ऐसा कोई मतलब मान लीजिए कोई मतलब असामाजिक लोग यहाँ आते हैं, मतलब अड्डा बनाते हैं और गलत तरह से यहाँ तो प्रशासन के ऐसे नियुक्ति कर दी गए थे आरक्षी अधीक्षक के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ कचरों के ढेर में जो गांव का जो 10 गांव यहाँ का जो मतलब जो कोरोना संक्रमण के समय उनका जो जीने का जो तरीका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। बस मालिकों का कहना है कि जब तक गौशाला रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक वो अपनी बसों का परिचालन उदामा रेखा में बने इस बस स्टैंड से नहीं करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि फ्लाईओवर के लिए टेंडर भी पास हो गया है, लेकिन कब तक गौशाला रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनेगा और उदामा रेखा स्थित इस बस स्टैंड से बसों का परिचालन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अतिकूर और आर्यन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। तो आपने देखा कि ये जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के माध्यम से यह साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत, कहते हैं दूरदर्शिता के तहत, इस बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब यह बस एक सरकारी इमारत है, यहाँ से जनता को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जी क्या कहेंगे साहब टिंकू साहब इस खबर को देखिए? मैंने पहले भी कहा था कि कटिहार में आरओबी फ्लाईओवर अगर नहीं बनेगी तो ये सारी चीज़ें बनी की बनी रह जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर राम प्रकाश महतो के टाइम में आपको पता होगा स्टेशन बिल्डिंग और बाटा चौक से जाने के लिए गांजा गली हुआ करती थी, लोगों की ट्रेन छूट जाया करती थी, कोई रास्ता नहीं था, लोग जा नहीं सकते थे और उस गली में क्राइम भी हो जाया करता था। डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कई सालों की मेहनत और मशक्कत के बाद, जिसमें हम दुकानदारों से भी उनका थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, और उस गली को उसने रोड में तब्दील किया। आज कटिहार के लोगों को स्टेशन बिल्डिंग जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए और शहर इन करने के लिए एक बहुत बड़े रोड के शक्ल में उन्होंने एक तोहफा के तौर पर कटिहार वालों को दिया। कटिहार में जितनी भी मार्केटें देख रहे हैं आप, रोजगार के मामले में चारों साइड मार्केट बनाने का डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने काम किया। शिक्षा मंत्री के टाइम में उन्होंने जो काम किया, अभी राजेश गुरनानी जी ने जो बात कही, चूंकि ये एक कैंडिडेट है तो दूसरे कैंडिडेट की बुराई करना इनका धर्म बनता है, तो ये अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कटिहार की जनता जो इनके ऊपर आस्था जो जता चुके हैं या जो इनसे यकीन इनके ऊपर है, आज 10 तारीख को जब ये चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे कि जो 15 साल डॉक्टर राम प्रकाश महतो को लोगों ने सत्ता से दूर रखा, अपने एमएलए के शक्ल में नहीं रखा, उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारी काम की, तो फिर इनको एहसास होगा कि मैंने 15 साल अपने वोट के गलती से किसी को दे देने की वजह से कटिहार का विकास 15 साल पीछे रखा। डॉक्टर राम प्रकाश महतो के आने के बाद जितनी समस्याएं कटिहार की है, अगर सरकार हमारी बनती है, बहुत मजबूती से सरकार अगर बनती है, तो डॉक्टर राम प्रकाश महतो मिनिस्टर भी बनेंगे और कटिहार का विकास काफी मजबूती से करेंगे।
जी गुरुनानी जी, जो आपने अभी देखा बस पड़ाव का जो स्थिति है, जी। उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे, इससे विकास मानते हैं आप? वही तो समझ में नहीं आता है कि कैसा विकास भाजपा ही नजर में आता है। जैसे भाजपा लोग इंसान को भी ना हिंदू को भी ना भाजपाई हिंदू, कांग्रेसी हिंदू के रूप में देखते हैं, तो इनका विकास का भी देखने का नजरिया अलग अलग है ना। तो उस पर तो चर्चा ही नहीं। कटिहार दिन पर दिन पीछे हटा, ये डंपिंग है। फिर जो कटिहार नगर निगम है वो तो लायक ही नहीं है नगर निगम के, टैक्स बढ़ा जा रहा है। कहीं कुछ नगर निगम का सिचुएशन ये है कि जिस जगह नगर निगम बसा हुआ है वो जमीन नगर निगम की नहीं है, वो जिला परिषद की जमीन, अभी तक एनओसी नहीं मिल पाया है। तो स्थिति तो आप धीरे धीरे जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको साफ सुथरा पता चल जाएगा। कोई वेंडिंग का काम नहीं हुआ, कोई वेंडिंग जोन नहीं बन पाया, सिर्फ कागजी काम कंप्लीट हो रहे हैं और उसी कागजी काम का नतीजा है ये बस स्टैंड। चूंकि फंड को गटक जाना है और फंड को गटकने के बाद भी कटिहार को कुछ नहीं हासिल होना है, ये एक परंपरा रही है, नगर निगम की भी परंपरा रही है और माफ कीजिएगा विधायक जी की परंपरा भी रही है, जिन्होंने नल जल में भी टेंडर अपने लोगों को दिया। सब मेरे एक एक करके क्या गिनाऊं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। माननीय ठीक है राम प्रकाश भैया काम कर रहे हैं, ठीक है सड़क निकाले, आप जाकर देख लीजिए आज भी सड़क बनी हुई है क्या? नहीं बनी हुई है, वो स्लीपर डाला हुआ है जहां रोज रक्षा गिरता है। अब बनेगी, अब आ रहे हैं माफ कीजिएगा, आपका भी दुकान ख्वाहिश आपकी सारी पूरी होगी। नहीं, वो निश्चित रूप से जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो तो करेगा ही। और जबकि हमारे अपने लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो समस्या, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो समस्या को दिन प्रतिदिन हमने झेला है, जिस शासन प्रशासन के तांडव को हमने देखा है, पुलिस से भिड़ंत जो होती है वो हमने देखा है, जो लोगों की माने जो काम मेरे साथ क्या बोलते हैं उसको नेतागिरी में जो होता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कोई नेतागिरी का नहीं रहा, फिर भी हम लोगों को जनता का प्यार मिला और हम इस सेवा क्षेत्र में जो आए हैं, निस्संदेह हमको ऐसा लगता है कि एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा कि एक वकील जब आप करते हैं और वकील बहुत ही बढ़िया है लेकिन आपका केस हार जाता है, या एक डॉक्टर आप जब चुनते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है लेकिन आपका बीमारी दूर नहीं कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर वकील आपके लिए अच्छे नहीं है। तो मैं ये कहता हूं उस बारे में कि जब आप नेता चुनते हैं, जब आप कटिहार के लिए नेता चुनते हैं, तो उनका स्वभाव मत देखिए, वो पार्टी के प्रति कितने वफादार है मत देखिए, आपको ये देखना है कि वो कटिहार के प्रति कितने वफादार हैं, कटिहार के प्रति कितने मजबूती से काम कर रहे हैं, कटिहार के विकास में उसके और उसके लोगों का और उसके परिवार का क्या योगदान है। ये अगर जिस दिन जनता देखने शुरू हो जाएगी तो कटिहार में मजबूत अगर जानेंगे तो जब गरीबों का झोपड़ी उजाड़ा जा रहा था तो डॉक्टर राम प्रकाश महतो उस गरीबों की झोपड़ी को मदद करने के लिए और बचाने के लिए जब गए थे तो प्रशासन के लोगों ने उनको हत्या करने की कोशिश की इसी गरीब जनता के लिए। डॉक्टर राम प्रकाश महतो का इतिहास कटिहार की जनता के लिए और कटिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई छुपा नहीं है। लोग गलती से वोट किसी और को दिए, धर्म के नाम पर बहकावे में आकर लोगों को वोट दे दिया, लेकिन अब लोगों की आंख खुली है, अब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नहीं बहुत सुंदर, नहीं उसी का दूसरा पक्ष में बता, उसी का दूसरा पक्ष में बताना चाहता हूं कि जिस भेड़िया रेखा का आपने जिक्र किया, जिस भेड़िया रेखा में आपने अपने मार खाई या जो कुछ किया, आज उसका फल आप ही का राम प्रकाश महतो का एक आदमी अभी तक झेल रहा है और वहां पर 302 का मुकदमा उस पर चल रहा है, जिस पर माननीय उस पर चल रहा है। इसके बाद इसके बाद में बता दो, इस घटना के बाद टोटल लाल कार्ड की जमीन को कैंसिल कर दिया गया और आपको मैं बताता हूं, किसी से पूछ लीजिए, उस कैंसिल लाल कार्ड की जमीन को हमने क्लियर करवाया, हमने आईटीआई के बगल में रोड बनाया, जबकि मैं विधायक नहीं हूं। मैं यही कहना चाहता हूं आपको भाई मेरे दोनों को कि ये ठीक है, हर चीज का पक्ष विपक्ष होता है, बड़े भाई हमारे भी आदर्श रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लड़ाकू में जुझारूपन में हमने सीखा है, लेकिन गुरु रहेगा चेला तो चीनी बनेगा ना। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस काम को वो, चूंकि कुछ ऐसी बातें हैं हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन फिर मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कटिहार के हक हकूक के लिए,
कटिहार के उसके लिए, चूंकि सब लोग, दोनों लोग गार्जियन के रूप में काम करे, एक संरक्षक की भूमिका में निभाए और युवाओं को मौका दे। तो ना केवल डेवलपमेंट आगे पैदा किया है, राम प्रकाश वार्ड कमिश्नर राम प्रकाश भैया विधायक के लायक नहीं है, वो एमपी के लायक है। जरूर आप एमपी लड़ाइए, एकदम राम प्रकाश निश्चित रूप से हम नहीं मंत्री बने विधायक के लिए आप ठीक है, मैं निश्चित कहता हूँ विधायक के लिए आप ठीक है, टंटन ठाकुर ठीक है, मेरा कहना एकदम है, सच कह रहा हूँ मैं, आप ठीक है, टंटन ठाकुर ठीक है। ये कटिहार जो है, मैं कह रहा हूँ आप ठीक है कि भैया टंटन ठाकुर ठीक है, कटिहार का बेटा आगे आए, कटिहार का डिमांड यही दुर्दशा है मेरे भाई कि 30 साल बाद भी वही विकल्प है, वही उसी में से एक चुनना पड़ेगा, उसी में से एक चुनना पड़ेगा। ये दर्द है कटिहार के लोगों का, उसी में से ये दर्द है, ये दर्द है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर विकल्प के रूप में राजद हाजी टिंकू भाई को देता तो मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं नहीं लड़ता और हाजी टिंकू भाई को मैं जरूर मदद करता। यही चीज अगर भाजपा टंटन ठाकुर के रूप में ये राजेश गुरनानी नहीं लड़ता, मैं वो नहीं कहता हूं, मैं वो नहीं कहता हूं, मैं वो नहीं कहता हूं। आप में जो क्वालिटी, आप में जो सलाहियत है, ये सब लोग आने वाले यहाँ की बात है। आने वाले वक्त में जनता तो आकलन अवश्य करेगी, बिल्कुल जनता के हिसाब से कौन खरा सोना है और कौन बेकार, बिल्कुल वो तो जनता को तय करना है। लेकिन अपने हनुमान है भाई, अपने राम प्रकाश महतो के हनुमान है, अपने मुद्दे के साथ जनता हमारे नजर में आप विधायक हो सकते हैं, हम राम के हनुमान, आप विधायक हो सकते हैं, अपने हनुमान टंटन ठाकुर विधायक हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे तीनों गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम चुनावी जंग में शामिल होने के लिए, और उन्होंने अपना पक्ष रखा। आने वाले समय में जनता अपना पक्ष रखेगी। 7 तारीख को हमारी भी आम लोगों से अपील है कि आगामी 7 नवंबर को मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान, और अपने मतदान के जरिए अपने अधिकार को बताएं और जनता की क्या समस्या है, कौन उनका निदान करेगा, इसका मोहर जरूर लगाएं, ताकि 10 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि जनादेश किसके साथ है। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और हमारा विशेष कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे देखना न भूलें, कटिहार में काबा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपने तमाम गेस्ट का करते हैं धन्यवाद, नमस्कार। चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव टीवी रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया